और दोस्तों पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो पार्ट 2 में दोस्तों हम दयानंद खोखेवाला जी हमारे साथ हैं। हम उनसे आगे बात करेंगे क्योंकि इनका जुड़ाव जो है सामाजिकता और धार्मिकता के साथ राजनीतिक से भी है। दोस्तों मैं परिचय करवा दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अनेकों पद हैं। और दोस्तों यहाँ अगर सामाजिकता की बात करें तो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो कि पूरे संभाग की एकमात्र शानदार सेवा समिति है चिकित्सा क्षेत्र में, उनके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दयानंद जी, आपको जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति है उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं क्योंकि आपने कोरोना काल के भीषण समय में उसका संचालन किया था। तो कैसा अनुभव रहा आपका विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति से जुड़े हुए रहे थे तब? देखिए, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मेरी कहीं इच्छा नहीं थी क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था, फिर मुझे इस डॉक्टरी लाइन के अंदर थोड़ा नॉलेज भी कम था। वैसे मैं संस्था से 1990 से जुड़ा हूँ, लेकिन सब लोगों की इच्छा थी, मेरे को अध्यक्ष बनाया। और मैं विवेकानंद का अध्यक्ष बनने के बाद जब मैं पद छोड़ के वापस आया टाइम पूरा होने के बाद, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली महसूस करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। 2 साल कोरोना के थे, कोरोना के अंदर वो काम मेरे से भगवान ने करवाया, शायद भगवान खुद नहीं करता, वो काम मेरे से करवाया। रात 18 घंटे में ड्यूटी देता था वहाँ, और पेशेंट को कोई घर वाले हाथ नहीं लगाते थे, और मैं दोनों हाथों में मेरे ग्लव्स होते थे। पेशेंट को कहीं कहीं शिफ्ट करना, कहीं कहीं शिफ्ट करना, और बहुत भादरा की जनता ने बहुत सहयोग दिया। जैसे मैंने लोगों से पैसे मांगे विवेकानंद के लिए, वैसे लोगों ने पैसे दिए। क्योंकि हमने भी आपको देखा था, अधिकतर समय आपका वहाँ व्यतीत होता था और वो बहुत ही एक पूरे भारत के लिए ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए बड़ा दुखदायी समय कोरोना काल का रहा। और कहीं ना कहीं अब दुनिया उससे उबर भी रही है, और जिस प्रकार से वैक्सीन वगैरह बनी है तो दयानंद जी उससे कहीं निजात दुनिया ने पा ली है। तो इससे जुड़ा हुआ एक आगे मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रहे हैं। तो वर्तमान में आपसे आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ सवाल है। आपका प्राय आपका जो व्यवहार है, आपका जो आपकी बोली जो है, आप अच्छे वक्ता तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, इसमें कतई कोई संदेह भी नहीं है। तो आपका बड़बोलापन जो है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपका बड़बोलापन आपकी कमजोरी है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं हमेशा नीची नाट करके चला हूँ, और मेरा राजनीतिक मेरा पेशा नहीं है। राजनीति करने का मुझे शौक़ है और मैं विचारधाराओं से जुड़ा हूँ। मेरा पेशा है तो सामाजिक पेशा है, समाज का काम करने का पेशा है। मैं समाज को ज़्यादा महत्व देता हूँ, राजनीति को बहुत कम महत्व देता हूँ। मैं हर क्षेत्र में काम करता हूँ, मैंने सभी संस्थाओं में काम किया है, लेकिन कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, काम करते नहीं हैं। उनके लिए मैं जरूर कहता हूँ, यार ये क्या कर रहे हो तुम, समाज का काम करने के लिए आए हो, समाज का काम करो ना, राजनीति क्यों करते हो? क्योंकि आपने अभी कहा था ना बेबाक बात करने वाला, मैं खरी बात कहता हूँ। खरी बात आज कोई व्यक्ति सुनने के पक्ष में नहीं है, और मैंने आपके हिसाब से जो कहा है, मैंने कुछ बदलाव भी किया 3-4 सालों से। मैंने कुछ वो खरी बात है ना, वो थोड़ी कम की है, क्योंकि मैं नहीं सोचता आपने कोई बात कर किसी को पिंचो, अपने समाज को काम करना है। जी। और समाज के काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा थोड़ा नीची नाड़ करके ही काम करना पड़ेगा, ईगो से काम नहीं कर सकते। नहीं, मुझे याद है पीछे आपके साथ एक घटना जहां खूबराम जी की मूर्ति चौक है उस पर हुई थी, और गाम राम ने आपका साथ भी दिया था और लोगों ने आलोचना भी की थी। तो इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं मानते हैं क्या कि आपका जो जुड़ाव गौशाला से और विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति से और लोगों की हर अंतिम यात्रा में और धार्मिकता सामाजिकता से सारोबार आपका जो जीवन है, कहीं ना कहीं वो आपकी ताकत बनकर उभरा और आप उस सारे प्रकरण से निजात पाकर जो है निष्काम भाव से आप आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल आपने सत्य बात कही है। मेरे साथ 2 बार बाजार में विवाद हुआ है, और दोनों दफ़ा भादरा के उन लोगों ने मेरे इतना सहयोग किया है जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यानी सामने वाली पार्टी के उस समय रात को झगड़ा हुआ, 2000 आदमी मेरे घर पे आ गए थे। तहसीलदार जी और एडिशनल एसपी मीणा जी मेरे घर पे आए, कहा इनको दयानंद जी घर भेजो, हाथ जोड़ के। तो लोगों को जैसे पता लगा भी दयानंद के साथ हाथापाई होगी तो लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, और तुरंत लोग है ना इकट्ठे होकर मेरे पास आए। अगले दिन मीटिंग भी की, धरना भी दिया, विरोध प्रदर्शन भी किया।
तो मुझे इस बात का बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है। मैं समाज का जो काम कर रहा हूँ, जी, जी। गौशाला का, विवेकानंद का, और भी कोई सामाजिक काम हो, आज अंत्येष्टि वाली बात कर रहे हो, तो मैं बता दूँ कि भादरा के अंदर मैं नहीं हूँ तो बात अलग है, वैसे करीब करीब दागों में मैं जाता हूँ। और विशेष तौर पे जो गरीब होता है ना, उसके तो मैं, मेरी उपस्थिति, मेरे को कोई काम हो तो भी मिस करके वहाँ जाता हूँ। नहीं, ये अच्छी बात आपने बताई और ये बहुत एक अच्छे व्यक्ति की निशानी भी है दयानंद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी इसको लेकर ही आपका सम्मान ज़्यादा करते हैं। फोक चलाओ, फोक चलाइयो। एक सवाल मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा, क्योंकि भादरा कस्बा दयानंद जी, जहाँ तक कस्बे का सवाल अरे है, ये फोक चला के दिखाओ। आ, फारे कस्बे का जहाँ तक के सवाल है, वो भाजपा के विचारधाराओं से जुड़ा हुआ जो है व्यक्तित्व ज़्यादा यहाँ निवास करता है। और ऐसे में जब वर्तमान में बलवान पूनिया जो है वो विधायक है, तो जैसे कल चुनाव हुआ और एक प्रकार से गाम राम की बैठक हुई और आपको अध्यक्ष चुन लिया गया, तो क्या कोई दूसरा पक्ष, क्योंकि व्यापारी लोग भी कुछ ज़्यादा, तो मैं नहीं कहूँगा, बलवान पूनिया के साथ जुड़े हुए, तो इस प्रकार की कहीं कोई कवायद शुरू नहीं हुई कि दयानंद खोखेवाला को यहीं ब्रेक दे दिया जाए और उनकी ताकत को विराम दे दिया जाए? क्या देखिए, मैंने 250 आदमियों के साइन करवाए और फ़ोन पे बात की। उसके अंदर 250 के ज़्यादा तो नहीं, 50 आदमी कॉमरेड विचारधारा के व्यक्ति थे, वो लोग आए भी थे वहाँ, 2-4 जनों को छोड़ के, और सब ने एक शोर से कहा भी गौशाला को दयानंद ही संभालेगा। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, वहाँ कोई राजनीति नहीं हुई, सब ने एक मन से ताली बजाई, जितने लोग वहाँ बैठे थे। जैसे मेरे नाम का प्रस्ताव रखा, ये मैंने गौर की थी, ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने ताली नहीं बजाई हो। अच्छा, आप खुलकर भारतीय जनता पार्टी की वकालत करते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वर्तमान में जो समय चल रहा है और 3.5 साल से ऊपर समय हो गया है बलवान पूनिया का, ये सवाल हम इसलिए आपका गौशाला में भी पूछ रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा राजनीति से भी टच रखते हैं, वरना ये सवाल तो हम आपसे नहीं पूछते। तो आपको क्या लगता है आने वाला समय किस प्रकार का है, और ये शासन है जो बलवान पूनिया का है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आगे के लिए भादरा कस्बे का क्या भविष्य हो सकता है? देखिए, बलवान का शासन 12 महीने बाद पता लग जाए कैसा है, और आने वाले दिन हैं वो अच्छे हैं। भविष्य के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी या भाजपा का एमएलए बनेगा। नहीं, आने वाले अगर 12 महीनों बाद में पता लगेगा, तो इसका मतलब अभी तक पता नहीं लगा है? पता भी है, लेकिन आज सत्ता है, लोग बोल नहीं रहे हैं, और 12 महीने के बाद सब तस्वीर सामने आ जाएगी। आज दबी जबान से लोग बोल रहे हैं, और अगला एमएलए भादरा का संजीव बेनीवाल है और बीजेपी की सरकार बनेगी। शायद आपका इशारा है कि बच्चे कुछ लोग, जो कुछ बाजार के लोग होते हैं, और वो जब सत्ता के साथ इस वक्त है, वो साथ छोड़ देंगे सारे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब कुछ लोग हैं वो सत्ता के साथ रहने के आदी होते हैं, वो सत्ता के चक्कर में उनके साथ घूम रहे हैं। जैसे ही बत्ती बंद होगी, मच्छर भाग जाएंगे। मच्छर भाग जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी आप बोल रहे थे यहाँ कुछ विशेष दिखाने के लिए, तो हम देखना चाहेंगे। राहुल कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो गाइडलाइन के अच्छा, कोई फुहारे जो पानी वाले? हाँ, ये भोग है फुहारे। अच्छा, जो तो जैसे भी हाँ गर्मी होती है तो ये चला देते हैं, 15-20 मिनट चलाते हैं, फिर हीट है ना डाउन हो जाती है, फिर इसको बंद कर देते हैं। गायों के लिए दिन में 4-5 दफ़ा चलाते हैं, 15-20 मिनट। अच्छा, गायों के लिए टेम्परेचर बढ़िया हो जाता है इससे। हाँ, ये बिल्कुल। फुहारा तो हमने देखा था, दर्शकों को जरूर नहीं दिखा पाए। अभी आपका जो विशेष कोई कर्मचारी है इसको चलाने वाला, वो संभवतः कहीं गया हुआ है। गाय लाने के लिए गया हुआ है। अच्छा, गाय लाने के लिए गया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ आपको मैं बारीकी से दिखा देता हूँ जूम करके। ये पानी के फुहारे यहाँ पाइप द्वारा बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी के फुहारे हैं। बहुत संख्या में आगे तक ये इन बाड़ों में लगा हुआ है। तो यहाँ से पानी फुहारों के रूप में नीचे आता है। और गोवंश पर जो गर्मी का दोस्तों 47-48 डिग्री टेम्परेचर तो अब तक भादरा में हुआ था, और कहीं ना कहीं 50 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है। ऐसे में इन गोवंश के लिए बड़ी भारी समस्याएं होती है। तो टेम्परेचर गायों का जो है वो बहुत ही नॉर्मल आता है। तो दयानंद जी ने बहुत शानदार व्यवस्था ये कर रखी है। अच्छा दयानंद जी, मैं आपसे जुड़ा हुआ
अच्छा, वो आपसे जो जुड़ा हुआ एक सवाल है, वो एक कामधेनु प्लेस खोखेवाला जी बन रहा है और उसका जिम्मा भी आप ही के नेतृत्व में संभाला जा रहा है, तो वो वीडीएस प्लेस के सामने बताया जा रहा है वहाँ बनेगा। उसके बारे में जनता को कुछ बताए, वो किसके द्वारा बन रहा है और कब बनेगा, कितनी लागत है, क्या उसमें सुविधाएं जनता को मिलेगी? वो गौशाला की जगह है और मदन चंद जी लोहारीवाड़ा के परिवार के सहयोग के द्वारा उसका निर्माण होगा। निर्माण शुरू हो गया है, काम चालू है और हमारा लक्ष्य है कि 2 साल के अंदर एक बहुत बढ़िया व्यवस्था भादरा की जनता को हम समर्पित कर देंगे। अच्छा, उससे आपका क्या प्रायोजित है? क्या गौशालाओं की इनकम उससे बढ़ेगी तो किस प्रकार से बढ़ेगी, कितनी क्या योजनाएं हैं आगे? उसके अंदर हमने आगे थोड़ा एरिया कॉमर्शियल एरिया लिया है, दुकान बनाएंगे, वो किराए देंगे और ये जो पैलेस बन रहा है, भवन बन रहा है, इसका भी किराया आएगा। मेरी इच्छा है कि 1 करोड़ रुपये साल की गौशाला को उससे आमदन होगी, मेरी सोच है। तो इससे तो बहुत शानदार व्यवस्था हो जाएगी गाँव के लिए भादरा क्षेत्र में। वो एक कहावत है ना, आम के आम गुंठली के दाम। यानी भादरा गांव की जगह है वो सस्त और गांव के लोगों को काम आएगी और गौशाला में इनकम होगी। अच्छा, गौशाला से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछता हूँ। मुझे याद है कि 34 के लगभग गौशाला भादरा विधानसभा क्षेत्र में अब तक बन चुकी है और जिनकी में 2 सबसे बड़ी गौशाला का तो संचालन आप स्वयं कर रहे हैं। तो क्या कोई गांव की कोई गौशाला जिसमें गोवंश बहुत परेशान हो, दुखी हो और वहाँ आमद ज़्यादा ना हो, दानदाताओं का अभाव हो, तो ऐसे में क्या दयानंद जी कोई दूसरी गौशाला सेवाएँ करती है क्या? कोई अनुदान देती है या किसी प्रकार से सहायता करती है क्या? भादरा के अंदर 10 साल पहले 12-13 गौशाले थी जी। अब 10 साल के अंदर भादरा में करीब 25 गौशालाओं का निर्माण हुआ है और गांवों के अंदर भी लोगों का गौ के प्रति बड़ा है, मान सम्मान बड़ा है पहले के तुलना में, खूब बड़ा है। और हम ये 2 गौशाला नहीं संभाल रहे हैं, हमारे दिमाग में सारे हमेशा भादरा तहसील 34 की 34 गौशाला की रहती है और हमारे पास जो दानदाता आते हैं तो हम जो नई गौशाला खोलता है उसको एक साइड जरूर दिलाते हैं। अभी मुंशी नई गौशाला खुली है, उसके अंदर भी एक साइड हमने हमारे किसी मित्र से बात की है, दिलाएंगे। हमारी ये चेष्टा रहती है नई कोई गौशाला बने भादरा तहसील के अंदर तो उसको भी पैसे दिलाओ। हम हमारे दानदाताओं से, लोगों से उनको पैसे दिलाते हैं। डोबी गौशाला है, डोबी गौशाला के अंदर 4 साइड है ना, हमने हमारे मित्र यार बेलियों से वहाँ बनवा के दिए। क्योंकि मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि इन 34 गौशालाओं में जो विधानसभा क्षेत्र में है दोस्तों, सबसे ज़्यादा दानदाताओं की व्यवस्था जो है वो दयानंद खोखेवाला के थ्रू एक प्रकार से होती है और उनके संपर्क सबसे ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं जो इनके बाद में अगर नाम ले तो गांधी बड़ी की गौशाला भी है जिसमें जो बजरंग सिंह शेखावत है व्यवस्थाएँ करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि आपस में एक दूसरी गौशालाओं में किसी चीज़ का अभाव हो तो वो सहयोग करते हैं। तो गांधी गौशाला की मैं बात करना चाहूँगा, वहाँ एक अलग से प्रोडक्ट जो होते हैं गायों से संबंधित है उनके ऊपर रिसर्च करके वहाँ कुछ प्रोडक्ट वो तैयार भी किए जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्या आप भी सोच रहे हैं या उनमें ही आप भागीदारी निभाते हैं? देखो, हम तो उनके साथ हैं, उनके साथ भागीदारी निभा रहे हैं। मन करता है लेकिन व्यवस्था नहीं बन रही है, कर्मचारी नहीं है। अगर बगैर व्यवस्था के काम कर ले तो उसके अंदर क्या मिसयूज होगा, ठगी होगी, पैसे का मिसयूज होगा। तो आदमियों की कमी के अभाव से हम वो काम नहीं कर रहे। हमारा भी कर रहा है कि हम भी यहाँ को प्रोडक्ट तैयार करें। अच्छा, एक सवाल दयानंद जी मेरे दिमाग में अभी आया और कस्बे में रहकर कहीं ना कहीं चर्चाएं भी होती है और आपको धड़ल्ले के साथ उसका भी जवाब देना चाहिए कि दयानंद खोखेवाला के आखिर इनकम ऑफ सोर्स क्या है और कैसे अपना काम चलाते हैं? क्या कहीं ना कहीं गौशालाओं के पैसों का जो ब्याज में इधर उधर दे के अपना तो घर तो नहीं चला रहे? इसका क्या ईमानदारी से जवाब देना चाहेंगे आप? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, भादरा शहर की जनता दे रही है। और इनकम की बात जहाँ तक है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब काम कर रहे हैं। मेरे को लोग पूछते हैं भाई साहब क्या काम करते हो, तो मैं कहता हूँ पापा होटल में खाना खाऊँ। मैं मेरे पापा होटल में खाना खाऊँ, मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना मिला है और कोई दिक्कत को नहीं, इनकम की कोई कमी को नहीं। मैंने 2012 में काम छोड़ा था, काम करता था तब मैं दुखी था और 12 में काम छोड़ने के बाद आज मैं बिल्कुल सुखी हूँ। मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राजी है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोई इनकम ऑफ सोर्स जैसे किसी के व्यवसाय होता है तो क्या आपके पैसे ब्याज में चलते हैं? मैं ब्याज देता हूँ लोगों को। मेरी दुकान है, मेरा भाई, बड़ा भाई काम करता है, वो संभालता है, मेरा बच्चा बैठता है, मेरे को फ्री छोड़ रखा, आप समाज सेवा करो।
और इधर उधर छोटा मोटा काम मैं भी करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी लिया बेची या जो किसी का सौदा करा देता हूँ, उसके अंदर कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है पैसे की, कोई ना कोई भगवान मेरे पास सौदा भेज देता है, वो काम करा देता हूँ, 1,50,000 मेरे पास आ जाते हैं, फिर मेरा घर का खर्चा। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और दयानंद जी, मेरा जो सवाल पूछने का जो उद्देश्य था वो उस उद्देश्य को आपने साकार कर दिया। और लोगों को कहीं ना कहीं जानने की आवश्यकता होती है, जिन लोगों को पता नहीं होता है, और जो लोग आपके सामने हिम्मत नहीं कर पाते इस सवाल को करने की, और हमने आपसे पूछा है तो आपने ईमानदारी से बताया भी है। आपको जब मेरे को शुरूआत में गौशाला का अध्यक्ष बनाया जगदीश भाई चचान ने, तो मैंने एक शर्त रखी थी भी मेरे को हिसाब वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि मेरे से हिसाब नहीं रहता, मैं पैसों का हाथ लगाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा किसको चाहिए, मैंने कहा सुभाष जी जसरा सरिया अगर कोई सुभाष अध्यक्ष बनेगा तो मैं अध्यक्ष बनूंगा, अन्यथा मैं नहीं बनूंगा। तो सुभाष जी को पहले उन्होंने तैयार किया कोषाध्यक्ष के लिए, फिर मैं अध्यक्ष बना। सुभाष जी हमारे भादरा के अंदर बहुत पक्के बड़े रोकड़ी हैं, एक पैसा उकचुक नहीं होने देते। उन्होंने 5-6 साल काम संभाला, उसके बाद नंद किशोर गोयनका आ गया, अब वो हमारी रोकड़ा काम संभालता है। मैंने आज तक गौशाला के पैसों के हाथ नहीं लगाया। कोई मेरे को पैसा देता है तो मैं तुरंत घंटी मारता हूँ, इतने रुपए आए हैं और ये पर्ची काट देना, पैसे मेरे से ले लेना, और रबड़ डाल के जब मैं डालता हूँ उसी समय वो देता हूँ। मैंने आज तक, अब गोपाष्टमी पे और पैसे आते हैं, चंदा और आता है ना, मैं मेरे घर का पैसा कभी नहीं लाया। नंद किशोर गोयनका है, सुभाष जी जोगीवाड़ा है, मांगीराम बजाज है, ये लोग काम, नया जो भवन बन रहा है उसका टोटल पैसों का हिसाब मांगीराम बजाज के हाथ में है। वो उसकी रोकड़ उसके पास है, एक के पैसे का हिसाब लिखते हैं, टोटल वाउचर सिस्टम है। मैंने आज तक न तो विवेकानंद में एक पैसे का हाथ लगाया और न गौशाला में एक पैसे का हाथ लगाया। नहीं, आपने बहुत ही पारदर्शिता वाली बात बताई, और ये तो टीम वर्क है, और आपने किस ईमानदारी के साथ इसके बारे में बताया भी है। तो दोस्तों, आपने जाना भी कि किस प्रकार से दयानंद खोखेवाला है जो अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, और किस प्रकार से गौशाला का पूरा संचालन करते हैं, और ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने साथियों का भी नाम लिया, और जिस प्रकार से उन्होंने कोषाध्यक्ष का भी नाम लिया था। तो ये उनके मन में जो है एक ईमानदारी का ही कहीं ना कहीं ये बीजारोपण है जो उनके परिवार से उनको मिला होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं अभी जो फुहारे चला के दिखाने की बात थी वो उनका कर्मचारी अभी आया है, और हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये फुहारे चलते हैं, किस प्रकार से शानदार स्थिति गौशालाओं को प्रदान करती है, एक प्रकार से गायों को अभी दिखाएंगे आपको। तो कितने का स्टाफ है लगभग गौशाला में? दोनों गौशाला में 30 व्यक्तियों का स्टाफ है। 30 व्यक्तियों का स्टाफ है। हाँ, उसका लोखा जोखा आपने जो दिया था उसमें हमने देखा था, आपने बताया भी था। तो बड़ा भारी हो जाता होगा ये, तो एक प्रकार से बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री के समान ये देखो, जो आवश्यकता उसकार की जननी है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा व्यवस्था अपने आप बन जाती है। आदमी हर काम से पीछे जब छोड़ता है, जब काम का बोझ मान लेता है और बहुत काम है, पार कौन पड़े, फिर काम नहीं होता है। आज व्यक्ति बोझ नहीं मानता है ना काम को, तो उस पर कितना ही बोझ डाल दो, जरूर वो काम हो जाएगा। ये सही कहा आपने। अच्छा, एक मैं आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, गौशालाओं से जुड़ा हुआ। अनुदान सरकारें किस प्रकार देती है, कितना अनुदान देती है, किस पैमाने पर अनुदान मिलता है गौशालाओं को? अनुदान गवर्नमेंट पहले देती है 6 महीने का। बड़ा पशु जो गौवंश है उसके 40 रुपये और छोटे के 20 रुपये रोजाना के हिसाब से। अब गहलोत सरकार ने 9 महीने का कहा है, हम 9 महीने का देंगे, 3 महीने का और बढ़ा के देंगे। अच्छा। अब हमारे पास करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए अंदाज पहले अनुदान आता था। अगर ये 3 महीने का और बढ़ जाएगा ना तो 1.5 करोड़ के करीब है ना। तो अनुदान कुछ सुगमता होगी। हाँ, 1.5 करोड़ मिल जाएगा करने में। अच्छा, एक गौशाला का जो पैसा होता है, आपने बताया लेखा जोखा भी दिया, तो इसका आप अन्य कोई धार्मिक या सामाजिक या लोगों की सेवार्थ समाज सेवा में क्या गौशाला का कहीं इन्वेस्ट करते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर ही नहीं सकते। तो इसकी कोई बाध्यता होती है इसके अंदर। अच्छा। एक तो गवर्नमेंट का अनुदान मिल रहा है जी। फिर आज आपने मेरे को 11,000 रुपये गाय की तूड़ी के लिए दिए, और वो पैसे में कहीं रोड पे कुर्सी लगा दूं तो आपको पीड़ा होगी। सही है, आपने बहुत बढ़िया ये सवाल किया, क्योंकि हम देखते हैं राम रोटी सेवा है जैसे, वो अनेक संस्थाओं में जैसे दान भी करते हैं। वो वैसे नहीं करते, वो राम रोटी वाले लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं भी इस चीज़ की जरूरत है भादरा के अंदर, आप ये चीज़ करा के दो। अच्छा। वो पैसे देते हैं, उन मार्गदर्शन उनका हो जाता है राम रोटी का, वो उसी नाम से लाते हैं पैसे, राम रोटी के नाम से पैसे नहीं लाते वो। अच्छा। वो कोई काम कमरा बनाते हैं तो उस कमरे के नाम से लाते हैं पैसे, भी ये काम करने कल्याण भूमि के अंदर, इसके पैसे दो हमें, तो लोग उनके माध्यम से पैसे देते हैं। वो एक एजेंसी हो जाती है राम रोटी, वो काम करा के नीचे सोचने से या राम रोटी भादरा।
चलो दयानंद जी, ये फुहारे चलते हैं उससे पहले हम एक अंतिम सवाल जो है कस्बे की जनता को, विधानसभा की जनता को और गौ सेवकों को दोस्तों, इससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये फुहारे चल रहे हैं। पूरे वातावरण को दोस्तों ये ठंडक प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी ये पाइप हालांकि निकला हुआ है, ये रोड पर पड़ रहा है और इस प्रकार का ये अंदर की व्यवस्थाएं होती है। तो अंदर चलने लगे हैं फुहारे, आपको मैं दिखाऊं। अभी ये फुहारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। और हमारे तक भी इस फुहारों की सावन की बौछारें जैसे चेहरे पर पड़ती है, आप महसूस करते होंगे। ऐसी बौछारें यहाँ अब गायों के ऊपर पड़ने लगी हैं। तो दोस्तों, इससे किस कदर गायें जो है वो अपना बढ़िया जीवन जो है यहाँ व्यतीत कर सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे। ये फुहारे अभी चल रहे हैं जो हमने आपको दिखाया है। ये पूरे दिन में 4 बार चलाते हैं। जूम करके मैं दिखाऊं आपको इन फुहारों को। ये फुहारा है, ये फुहारा चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 4-5 इसके अलग अलग सुराख से होते हैं और यहाँ से ये पानी जो है लगातार इन सभी फुहारों से इसी प्रकार से पानी जो है हवा में फैलता है चारों ओर। और ये जो पूरा बाड़ा बना हुआ है, उस पूरे बाड़े का वातावरण बहुत शानदार, किसी हिल स्टेशन जैसा गर्मी में प्रतीत होने लगता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं अब किस प्रकार की सुविधाएं दयानंद खोखेवाला की इस गौशाला में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल दयानंद जी आपसे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कस्बे की जनता को, गौ सेवकों को, लोगों को, धार्मिक लोगों को, अनुदान देते हैं उनको, दानदाताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, भादरा की जनता दानदाता बहुत महान है और उन लोगों ने मेरे को इस महान कार्य में लगा रखा है। अगर भादरा की जनता का सहयोग नहीं होता तो मैं कभी ये काम छोड़ के भाग जाता। मैं भादरा की जनता को बहुत दिल से प्रणाम करता हूँ और मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं उनको क्या कहूँ। और मेरी आखिरी भादरा की जनता से एक अपील है, मैंने कल भी की थी, आज फिर कर रहा हूँ, कि कल्याण भूमि वाली जो जगह है पीछे की, वो भादरा की जनता जैसे तैसे बात करके ये जगह दिलाए, ताकि यहाँ जो बाज़ार में बेसहारा गोवंश घूम रहा है उनकी व्यवस्था हो जाए। हमारे पास 400 गोवंश ज़्यादा है, दुख पा रहे हैं, वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, उधर शिफ्ट कर दें। तो उसके लिए पैसे की तो कमी आप नहीं आने देंगे? पैसे 1 करोड़ 57 लाख गवर्नमेंट दे रही है और पैसे बहुत है देने वाले। आज मैं किसी के जाके बात रखता हूँ भी ये 2 सेट बनाने। अभी आज मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया था कि भाई साहब कोई सेट साड़, मैं बोले आपने गौशाला में फिलहाल जगह को नहीं, लेकिन फेक मन बनाओ, मेरे को नई गौशाला एक तो भटक दिलाऊंगा। बोले चलो। अच्छा, तो नंदीशाला की आपने अभी जो बात की, रिक्वेस्ट की, जनता से भी अपील की है, आह्वान किया है, इसके लिए आपने क्या पर्सनल अभी प्रयास किए और उन प्रयासों को पंख नहीं लगे क्या? मैंने अभी तक उनसे मैं मिला नहीं, लेकिन उनके साथ जो साथी है और बाज़ार के जो लोग हैं उनको मैंने कहा, और वो जाके भी आए थे उनके पास, तो उनका अभी तक इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं बना नहीं। हाँ, तो इसमें एक सार्थक पहल ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी, आपने बहुत शानदार बेबाकी से जवाब दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी गौशाला में आकर सारा ये इसका अवलोकन किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो बनी हुई गौशाला, इसके अंदर कोई आर्किटेक्ट नहीं आया। अच्छा, आपने ये खड़े रह के यहाँ एक ठेकेदार को लाए थे, वो ठेकेदार भाग गया। जो मजदूर थे वो तो मिस्त्री बन गए, हम आर्किटेक्ट बन गए। मैं और नंद किशोर गोयन का, सुभाष जोगीवाड़ा, हमने पहले ये गेट बनाया जगह छोड़ के, फिर 40 फुट की जगह छोड़ी, फिर धीरे धीरे ना फिर वो तूड़ी वाला बनाया। अपने आप जैसे कोई भगवान ऊपर से भेज रहा है नक्शा बना के, बगैर नक्शे ही बनी हुई है। नहीं, ये तो हमने विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में देखा था, वहाँ भी आपने आगे वो शेड टाइप वो छप्पर जो बनाए थे और कुछ अमूलचूक सुधार, वहाँ भी आपने बहुत शानदार सुधार किए थे। नहीं, बिल्कुल, वहाँ भी मैंने जहाँ भी कोई कमी महसूस की उसमें सुधार करने की बड़ी कोशिश की और मुझे सफलता भी मिली। तो आपकी समाज सेवा और जज्बे के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद साफ संदेश की तरफ से। धन्यवाद।
तो मेरा भी दोस्तों ये थे दयानंद खोखेवाला। हमने बड़ी बेबाकी के साथ इनसे सवाल भी किए थे और उतनी ही बेबाकी के साथ दोस्तों इन्होंने इन सवालों के जवाब भी दिए थे। वो जवाब चाहे किसी प्रकार के हो और राजनीति से जुड़े हुए सवाल हमने बेशक इनसे ज़्यादा नहीं किए, लेकिन आगे जब कभी दयानंद खोखेवाला से मुलाकात होगी तो राजनीति से जुड़े हुए सवाल भी हम करेंगे। तो हाथ हिलाकर धन्यवाद कर रहे हैं दयानंद खोखेवाला। तो दोस्तों इसी के साथ अगली कड़ी में हम फिर किसी शख्सियत के साथ भेंट करेंगे इसी कड़ी में। तो दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।